जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पूरी तरीके से समझ चुके थे। श्वसन तंत्र के बारे में हमने उसका पूरा फंक्शनल आपको बता दिया था कि कहाँ पर श्वसन तंत्र का अंग किस नाम से कहाँ पर जाना जाता है और किस अंग का क्या काम है। तो फेफड़े के बारे में कल हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके थे। आज फेफड़े के आगे और श्वसन में क्या पूछा जाता है उसको देखते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वसन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो श्वसन को तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ श्वसन से और भी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन क्या बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि फेफड़े के अंतर्गत मुख्य रूप से एल्वियोलाई मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर ही हवा भरती है और वहीं पर हवा फिल्टर होती है, यानी जो गैसें होती हैं पर्याप्त मात्रा में आपके आरबीसी के साथ घुलती हैं, और पर्याप्त मात्रा में अगर उनकी अधिकता हो जाए तो वो बाहर वहीं से हो जाती हैं। तो अब हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज देखते हैं कि श्वसन आपका क्रिया विधि क्या है इसकी, यानी श्वसन किस रूप में काम करता है, या बोल सकते हैं मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म आज समझते हैं इसकी, श्वसन की क्रिया विधि क्या होती है। श्वसन की क्रिया विधि समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि श्वसन कहाँ कहाँ पर होता है और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, श्वसन मुख्य रूप से एक तो श्वसन हो गया, जैसे हम लोग श्वसन कर रहे हैं तो हम लोगों का श्वसन किस तरीके से हो रहा है, तो ये होता है आपका फेफड़े और पर्यावरण के मध्य। फेफड़े और पर्यावरण के मध्य हो रहा है, यानी इसको बोल सकते हैं लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में हमारा श्वसन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग फेफड़े के माध्यम से ही सांस अंदर लेते हैं, और ये सांस यानी जो वायु है ये कहाँ से आती है? पर्यावरण से, यानी एनवायरनमेंट से। और जब हम लोग यहाँ से सांस छोड़ते हैं तो ये कहाँ चली जाती है? ये एनवायरनमेंट में ही चली जाती है। तो एक तो क्रिया विधि ये हो जाती है जो फेफड़े और पर्यावरण के बीच में होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फेफड़े तथा पर्यावरण के मध्य में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अंग्रेजी के टर्म में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक्सटर्नल का अर्थ आप लोग सब लोग जानते हो, इसको हम लोग बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, बाह्य श्वसन होता है फेफड़े से पर्यावरण के मध्य, या फेफड़े तथा पर्यावरण के मध्य होने वाले श्वसन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बाह्य श्वसन के नाम से जाना जाता है। बाह्य श्वसन का ही अपोजिट एक श्वसन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अंतः श्वसन। अंतः श्वसन को इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से इसे जाना जाएगा। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन यानी अंतः श्वसन कहाँ पर होगा? तो देखिए, जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो ये फेफड़े में जाता है, और जो फेफड़ा होता है ये एक अंग है, और जब अंग के अंतर्गत आपके वायु पहुंचेगी तो ये श्वसन, यानी जब ये वायु पहुंचेगी तो वहां पर जो फेफड़ा यानी जो अंग बना होगा वो मूल रूप से बना होगा किससे? कोशिका से। तो जो श्वसन कोशिकाओं में होता है, यानी कोशिका में होने वाले श्वसन को किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिका के अंदर या कोशिका के भीतर होने वाला श्वसन अंतः श्वसन के नाम से जाना जाता है। ये आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोशिका के भीतर होने वाले श्वसन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अंतः श्वसन के नाम से जाना जाता है। जबकि फेफड़े तथा पर्यावरण के मध्य होने वाले श्वसन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी दो तरीके की क्रिया विधि हो गई। तो एक तो हो गई आपकी फेफड़े और पर्यावरण के मध्य, और दूसरी हो गई कोशिका के भीतर होने वाला श्वसन। अब यहाँ से एक बात आती है, जो ये आपकी फेफड़े से पर्यावरण के मध्य में जो श्वसन हो रहा है, जिसमें आप
देखते हैं कि एक बार आप सांस खींचेंगे और एक बार सांस छोड़ेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो हमेशा आप जियोग्राफी में भी आगे पढ़ोगे तो वहां पर एक टर्म पढ़ाया जाता है कि जो वायु है यानी जो हवा है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो बाहर का जो जब बाहर का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो अंदर की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो हवा जब आप अंदर खींच रहे हैं तो ये हवा कहाँ पर आएगी, अंदर की ओर आएगी, क्योंकि बाहर का ज्यादा है और अंदर का कम। जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब आपका कम होता है अपेक्षाकृत अंदर से, तो एक बार सांस बाहर आती है। तो अंदर जाने और बाहर आने को यहाँ पर साइंस की टर्म में यानी जो ये लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच हो रहा है इसे लंग साइंस के टर्म में क्या नाम दिया जाता है, तो साइंस के टर्म में इसे कहा जाता है, हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं श्वास सोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है और अगर इंग्लिश में बोलें तो इसे ब्रीदिंग कहा जाता है। ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये एक्सटर्नल के अंतर्गत जो लंग्स और एनवायरनमेंट के मध्य में आपका वायु का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यानी हवा का आदान प्रदान हो रहा है, या जो आप अंदर ले रहे हैं और बाहर ले रहे हैं, तो इस पूरे कंप्लीट टर्म को क्या कहा जाता है, इसे ब्रीदिंग कहा जाता है या श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। देखिए बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि वो ये सोचने लग जाते हैं कि जो श्वास अंदर लिया या श्वास बाहर छोड़ी तो इसको वो लोग पढ़ने लग जाते हैं कि इंटरनल यानी जो एक्सटर्नल टर्म है इसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं है, इसका कंप्लीट सीक्वेंसिंग ये होती है कि जो लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में हो रहा है हवा का आदान प्रदान वो एक्सटर्नल होता है। इसके बाद इसको एक टर्म नाम दिया गया ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग क्या है, देखिए ब्रीदिंग में आपके जो बाहर की हवाएं हैं यानी बाहर की जो गैसें हैं वो अंदर जाएंगी और जो अंदर की गैसें हैं वो दोबारा से बाहर की ओर आएंगी। तो इसमें किस वायु का किस रूप में अंदर जाती है यानी कितने परसेंट अंदर गई और कितने परसेंट बाहर आई, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम आपको ये टर्म बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम जगह यहाँ पर बना लें। अब ये किस तरीके से पढ़ना है, देखिए इसमें हमने बताया एक बार हवा क्या होगी लंग्स से यानी एनवायरनमेंट से लंग्स में जाएगी और दोबारा ये हवा लंग्स से कहाँ जाएगी, एनवायरनमेंट में जाएगी। इसके बीच में एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा डिटेल से समझते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जब वायु अंदर जाएगी यानी जब फेफड़े में जाएगी तब उसमें कौन कौन सी गैसें किस मात्रा में होंगी, कई बार आपको लगता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो आपको बता दें आप ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी अंदर जाती हैं और सारी अंदर जाने का एक अपना परसेंटेज होता है। ये परसेंट कैसे समझना है इसको देखते हैं। देखिए वायुमंडल में इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ी आपको मेहनत नहीं करनी। वायुमंडल में आप लोगों को पर्यावरण में हमने पढ़ाया भी है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है 78। तो सीधे सीधे 78% नाइट्रोजन मानव शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर वायुमंडल में गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट जाती है, वो 21% आपके मानव शरीर में भीतर प्रवेश कर जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है वायुमंडल में 0.03%। तो ये भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद अगला टर्म आता है आर्गन का। आर्गन कितना प्रवेश कर जाती है 0.09% ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से 0.93% ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है।
बाकी अदर गैसेज होती हैं वो बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो वो भी इसके साथ होती हैं। मोस्टली आपको ये चार के बारे में याद रखना है, तो ये आपके अंदर प्रवेश करेंगी जब सांस को अंदर लिया जाएगा। या अब सांस अंदर गई, सांस अंदर जाने के बाद बॉडी में डिजॉल्व होगी। डिजॉल्व होने का मतलब कुछ गैसें ऐसी होंगी जो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन ये आपके ब्लड में यानी आरबीसी में घुलित होंगी, उसको भी समझेंगे। इसके बाद होगा क्या, फिर ये वायु बाहर आएगी, तो ये अंदर गई, अंदर के बाद अब क्या होगा इसमें, अब ये बाहर की ओर निकलेगी। अब जब बाहर निकलेगी तो जो नाइट्रोजन का प्रतिशत दिया गया, नाइट्रोजन एज इट इज जितनी गई थी उतनी ही बाहर आ जाती। नाइट्रोजन 78% गई थी और 78% ही नाइट्रोजन शरीर से बाहर आ गई। इसके बाद दूसरा टर्म इसमें यूज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन के संबंध में लिखा है, तो ऑक्सीजन अंदर कितना गई थी 21%, लेकिन जब ये बाहर आएगी तो लगभग 16 दशमलव कुछ परसेंट आती है, तो हम लोग इसको लगभग में लिख लेते हैं, लगभग 17% ये बाहर आ जाती। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर पे लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर जाती है तो 0.03% होती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रतिशत आप देख रहे हैं जो घटा, ये ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कितना बाहर आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये बाहर आती है लगभग 4%। तो ये भी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर आ जाता है। इसके बाद आर्गन हमारा शरीर लेता नहीं है, और आर्गन भी जितनी गई थी उतनी ही एज इट इज बाहर आ जाएगी, यानी 0.93% बाहर आ जाएगी। और अदर गैसेस भी जिस रेशियो में अंदर गई उसी रेशियो में बाहर आ जाती। तो यहाँ से हम लोगों को सिर्फ दो टर्म ज्यादा पूछे जाते हैं, वो इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यही दो परिवर्तित होते हैं, बाकी सारे एज इट इज होते हैं। तो हम यहाँ पर हम दोनों को ये दोनों टर्म अच्छे से याद रखने हैं कि जब वायु अंदर ली जाएगी तो ऑक्सीजन 21%, और जब बाहर छोड़ी जाएगी तो कितनी 17%। इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाएगी तो 0.03% वो अंदर जाएगी, क्योंकि इतनी ही प्रकृति में पाई जा रही है। जब बाहर आएगी तो कितनी हो जाएगी 4%। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस टर्म को हमने बताया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, और चाहे तो 2 बार वीडियो को घुमा घुमा करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम इसके आगे के टर्म बताएं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि परिवहन यहाँ पर किसका हुआ, यानी कि परिवर्तन किसका हुआ। तो ऑक्सीजन का हुआ और किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ। तो ये यहाँ पर जो टर्म यहाँ से ये बदल रहा है, इसको हम लोग एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो टर्म हुआ ये कहीं ना कहीं घुलित हुआ होगा, यानी अपने से दूसरे रूप में बदला होगा। तो जब ये बदल रहा है तो इस टर्म को हम लोग साइंस की भाषा में बोल सकते हैं नाम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कहने का मुख्य रीजन यहाँ पर यह है कि जो ऑक्सीजन का परिवर्तन हुआ, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इसका परिवहन शरीर के भीतर हुआ होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर के भीतर ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको बता दें, मानव शरीर के भीतर ऑक्सीजन का परिवहन आपकी आरबीसी के द्वारा किया जाता है, और अगर आरबीसी में भी पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से इसका परिवहन किया जाता है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से इसका परिवहन होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी, और अगर मुख्य रूप से बात करें तो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर कितना किया जाता है, तो अगर हीमोग्लोबिन का
जो एक अणु होगा, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु लेकर के परिवहन करता है। यानी हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन किया जाता है। ये एक रेशियो होता है जो आपके मानव शरीर के भीतर चलता रहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही मुख्य रूप से आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार पूरे शरीर में करता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर के भीतर किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से आरबीसी और इसके अलावा मूल रूप से हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, अब यहाँ दूसरा टर्म लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो परिवहन में दो चीजें हो गई, एक तो हो गई ऑक्सीजन और दूसरा क्या पढ़ा जाएगा? तो दूसरा पढ़ा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा कार्बन डाइऑक्साइड को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर, अब दूसरा हो जाएगा आपका परिवहन में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके साथ, किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मानव शरीर के भीतर मुख्य रूप से 3 तत्वों द्वारा या 3 मॉलिक्यूल्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है बाइकार्बोनेट। आपके शरीर में जितने भी बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, ये बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। और ये कितना करते हैं? तो लगभग 70% बाइकार्बोनेट आपके जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग का बाइकार्बोनेट द्वारा परिवहन किया जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अन्य भाग, तो दूसरे नंबर पर इसमें आता है आपका हीमोग्लोबिन, दूसरा आता है आपका आरबीसी या हीमोग्लोबिन द्वारा। हीमोग्लोबिन कितना करता है? तो हीमोग्लोबिन यहाँ आपका 23 से 25% परिवहन करता है, 23 से 25% परिवहन करता है। इसके बाद तीसरा भाग कौन सा आता है? तो तीसरा भाग आता है आपका जो परिवहन करता है, इसे कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये लगभग 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से किन प्रमुख भागों द्वारा किया जाता है? तो वो 3 भाग हैं, पहला बाइकार्बोनेट, दूसरा आरबीसी या हीमोग्लोबिन और तीसरा भाग है प्लाज्मा। कितना कितना? तो बाइकार्बोनेट द्वारा 70% और आरबीसी या हीमोग्लोबिन द्वारा 23 से 25%। इसके बाद प्लाज्मा द्वारा कितना? 5 से 7%। तो उम्मीद है आपको यहाँ से ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इस मानव शरीर के भीतर जब वायु जाएगी तो उसमें गैसों का मिश्रण कितना होगा। तो जितना वायुमंडल में होता है वही मिश्रण मानव शरीर के भीतर प्रवेश करता है। N2 यानी कि नाइट्रोजन कितना? तो 78, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन आपका 0.93% और बाकी में अदर गैसें 4 लेके चलना है। इसके बाद ये एज इट इज पहुंच जाती है। नाइट्रोजन जो होती है जितनी अंदर जाती है उसी रूप में बाहर आ जाती है। 78 अंदर गई थी, 78 बाहर आ गई। ऑक्सीजन 21 अंदर गई थी लेकिन 17 बाहर आई। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी 0.03 अंदर गई थी और कितनी बाहर आ गई? 4%। तो ये जितना अंदर गई उतनी बाहर आई, लेकिन बदली कौन सी? सिर्फ 2, क्योंकि इनका परिवहन शरीर के भीतर हुआ, अन्य का परिवहन शरीर के भीतर नहीं हुआ। या डिसॉल्वमेंट अन्य का हुआ नहीं, और जिन 2 का हुआ उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन का डिसॉल्व जो होता है वो किसके द्वारा? आरबीसी या हीमोग्लोबिन के द्वारा, जो शरीर के अलग अलग भागों में। ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 अणुओं के साथ करता है। इसके बाद यहाँ पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो ये मुख्य रूप से 3 करते हैं, बाइकार्बोनेट, आरबीसी और प्लाज्मा। उम्मीद है यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट आप कर लीजिएगा फिर हम आगे बताएं।
अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म और लिखा जाता है, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है सांस अंदर लेते समय जो आपके फेफड़े हैं वो कितनी हवा अंदर लेते हैं। तो जब फेफड़े अंदर हवा लेते हैं तो वो 500 ml होती है, यानी फेफड़े एक बार में 500 ml हवा अंदर लेते हैं। बाहर छोड़ते हैं तो कितनी छोड़ते हैं, तो इसकी मात्रा 500 ml ही होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो अंदर ली जाती है वो भी 500 ml और जो बाहर छोड़ी जाती है वो भी कितनी होती है, 500 ml। नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम, फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कितना होता है। नोट डाल के लिखिएगा, फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कितना होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम या फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो 500 ml हवा अंदर गई थी और जो 500 ml हवा बाहर आई है, इसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, जो एक बार में लिया जाता है। तो कितना होता है, तो ये 500 ml होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि फेफड़ों की जैविक क्षमता जबकि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती। फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी, कई बार इसको वीसी भी लिख देते हैं, वाइटल कैपेसिटी, या इसको बोल सकते हैं ज्वारीय क्षमता, ज्वारीय क्षमता कितनी होती है। नोट कर लीजिएगा, फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी या ज्वारीय क्षमता कितनी होती है। तो अगर ज्वारीय आयतन पूछेगा तो 500 ml, और अगर ज्वारीय क्षमता पूछा जाए तो इसका आंसर आपको करना है 6 लीटर। 6 लीटर क्षमता का मतलब हो गया कि कितना आपके फेफड़ों में हवा धारण करने की मानों में क्षमता होती है। 6 लीटर की क्षमता होती है कि वो 6 लीटर की हवा को धारण कर सकता है, ये उसकी क्षमता है। लेकिन नॉर्मल वाले को टाइडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन बोलते हैं। नॉर्मली कितनी जाती है, तो 500 ml जाती है। ये दोनों क्वेश्चन आप अंतर से अलग अलग याद रखिएगा। अब हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो, वीडियो को एक बार फिर पीछे कर लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके कि जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो क्या था। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरनल के बारे में, यानी जो कोशिका में होने वाला श्वसन है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि जितने भी सजीव है सभी में कोशिका पाई जाती है और यही मानव शरीर की भी मूलभूत इकाई है। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन होगा वो कौन सा है, अंतः श्वसन। अब इसको भी देखते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, हटा दे रहे हैं इसको। तो अंतः अब देख लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन या इसी को बोलते हैं अंतः श्वसन। हेडिंग डाल दीजिएगा। पहला तो आपने पढ़ लिया है एक्सटर्नल का, फेफड़े और पर्यावरण के बीच। दूसरा अंतः श्वसन, ये किसके अंदर होगा, तो ये होगा कोशिकाओं के भीतर। ये आपका कोशिकाओं के भीतर होता है। नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा। अब शुरुआत करते हैं। इसी को कई जगह, क्योंकि कोशिका के भीतर होता है, इसी को इसलिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसी को बोल दिया जाता है।
अब इस या कोशिकीय श्वसन के नाम से भी इसे जानते हैं, हिंदी में इसको बोल सकते हैं कोशिकीय श्वसन, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको जरा पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जो कोशिकीय श्वसन यानी कोशिका के भीतर जो श्वसन होता है, इसकी सबसे पहली प्रक्रिया होती है, हम आपको पहले क्लासों में कई बार बता चुके हैं, एक प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है ये मुख्य रूप से आपका होता कहाँ पर है? तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है जो दोनों प्रकार के जीवों के मध्य होती है, यानी जो ऑक्सीजन पे निर्भर हैं उनमें भी, और जो ऑक्सीजन पे निर्भर नहीं है यानी अनाक्सी श्वसन करते हैं उनमें भी। तो आक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा चक्र पाया जाता है या कौन सी प्रक्रिया कॉमन रूप से पाई जाती है? तो वो प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनल रेस्पिरेशन की पहली प्रक्रिया क्या है, तो इसकी पहली यानी फर्स्ट प्रक्रिया क्या है? तो पहली प्रक्रिया होगी ग्लाइकोलाइसिस चक्र। इसकी पहली प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस चक्र। इसी को कई जगह पर ईएमपी साइकिल या ईएमपी पाथवे या ईएमपी चक्र भी नाम दे दिया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्लाइकोलाइसिस पहली प्रक्रिया है किसी भी कोशिका के भीतर होने वाले श्वसन की। श्वसन चाहे वो आपका आक्सी हो चाहे वो आपका अनाक्सी हो, दोनों प्रकार के श्वसन में कॉमन रूप से ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र वाली प्रक्रिया पाई जाती है। तो आप नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र की प्रक्रिया आक्सी तथा अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन के अंतर्गत पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आक्सी और अनाक्सी श्वसन दोनों के मध्य में कौन सी प्रक्रिया कॉमन रूप से होती है, तो वो प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। अब बात कर लेते हैं इसका नाम ईएमपी क्यों रखा गया, क्योंकि इसके खोजकर्ता के नाम पर इसका नाम ईएमपी रखा गया। ई से यहाँ पर है इम्बडेन, ये इसके खोजकर्ता थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया इम्बडेन। एम से यहाँ पर है आपका नाम मेयरहॉफ, इम्बडेन मेयरहॉफ, और पी से यहाँ पर हैं पियर्सन। ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रक्रिया के संबंध में पूरा साइकिल समझाया था, इसलिए इसे ईएमपी चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी चक्र। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है ये कहाँ पर होता है या ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य के भीतर होती है। कोशिका द्रव्य के भीतर यानी साइटोप्लाज्म के भीतर होती है। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म के भीतर होने वाली श्वसन प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्र या ईएमपी चक्र के नाम से जाना जाता है। ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये कोशिका द्रव्य में होती है। इसके बाद अगली बात आती है, ये चरण दोनों में हमने बताया अनाक्सी में भी होगा और आपका आक्सी में भी होगा, ये दोनों में होता है। लेकिन ये चक्र मुख्य रूप से बना किसके लिए है? मुख्य रूप से बना है अनाक्सी श्वसन वालों के लिए। तो यहाँ पर अगली बात अब हम लोग देख लेते हैं, कोशिका के द्रव्य के भीतर हो रहा है यानी साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होगा क्या?
इसमें होता क्या है, हमने आपको पहले भी समझाया, अगर आप पुरानी क्लास के हमारे देखेंगे उठा करके, वहां पर भी ऑक्सी अनॉक्सी समझाया है हमने आपको, लगभग फैट वाले चैप्टर में आपको समझाया था हमने। फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। जैसे आपका ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज ही तो टूटेगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज एक तरीके से क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ही तो है। कार्बोहाइड्रेट में इसको आप लोगों ने पढ़ा था, हमने बताया था कोई भी भोज्य पदार्थ होगा उसमें ग्लूकोज मूल रूप से आपका सबसे पहले टूटता किसमें है, तो ये ग्लूकोज में जाकर के अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाता है। अब ये ग्लूकोज किस तरीके से टूटेगा, तो ये ग्लूकोज टूटता है जब कभी भी ऑक्सीजन अब्सेंट होता है तो ये एक एसिड बनाने लगता है। इस एसिड को कहा जाता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का निर्माण कर देता है। और ये निर्माण कब करेगा, जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। चाहे तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट में बना लीजिएगा, ऑक्सीजन अब्सेंट होगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुविक अम्ल में। जब ये परिवर्तित होगा तो कुछ ऊर्जा निर्माण भी करेगा और कुछ ऊर्जा की क्षति भी होगी। तो यहाँ पर बात आती है कितनी ऊर्जा का निर्माण करेगा और कितनी ऊर्जा की क्षति हो जाएगी। तो उसको भी देख लेते हैं, ये नोट हो गया होगा आपका। तो जब ये ग्लूकोज से परिवर्तन होता है पायरुविक अम्ल में, तो यहाँ पर होता क्या है कि 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा व्यय हो जाती है। 2 एटीपी ऊर्जा व्यय हो जाती है। तो यहाँ पर बची कितनी, तो बचती है यानी शेष कितनी रह जाएगी, 2 एटीपी। तो जब 2 एटीपी यहाँ पर शेष बची तो हमें इस प्रक्रिया के दौरान कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो यहाँ पर 2 एटीपी। तो क्वेश्चन बनेगा ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान हमें शेष कितनी या हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमें प्राप्त होती है 2 एटीपी ऊर्जा। नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये ऊर्जा होती है 2 एटीपी। क्योंकि 4 एटीपी बनती है, 2 एटीपी से बनाने में व्यय हो जाती है और शेष कितनी बच जाती है, 2 एटीपी। अगर इस 2 एटीपी को हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऊर्जा किसमें पढ़ी जाती है, तो ऊर्जा को पढ़ा जाता है कैलोरी में। तो 2 एटीपी कन्वर्ट होगी तो ये बन जाती है 56 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कितनी ऊर्जा बनती है, तो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर ना आ रही हो तो बता दीजिएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरी श्वसन प्रक्रिया के दौरान ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र की प्रक्रिया है, इससे कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है। तो क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, पूरे श्वसन के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस चक्र से हमें 7% ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिली, वो पूरे श्वसन से मिलने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत है, तो ये 7% होता है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नोट कर लिया सबने। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस चक्र की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई।
ग्लाइकोलाइसिस चक्र की प्रक्रिया के आगे की बात जो भी होगी वो आगे की बात हम कल के वीडियो में करेंगे। तो कोई भी चीज अगर ना समझ में आ रही हो या जो भी चीज दिक्कत कर रही हो, कल आपका ये श्वसन का भाग पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे। इसके बाद एक चक्र और बचता है, वो चक्र भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद श्वसन से क्या क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, यानी जैसे श्वसन गुणांक क्या होता है, तो ये सारी चीजें कल पढ़ी जाएंगी। श्वसन गुणांक क्या होता है, श्वसन के यानी श्वसन में जो वायु होती है उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक का सूत्र क्या होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का आप श्वसन गुणांक निकालें, या आपसे बोल दिया जाए वसा का निकालें, या आपसे बोल दिया जाए प्रोटीन का निकालें, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, तो वो एक प्रक्रिया है, थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम। कल हम सारी चीजें आपको समझाएंगे और कल ही आपका ये श्वसन तंत्र पूरा, तो यानी श्वसन तंत्र का टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जो लोग भी वीडियो ना देख रहे हैं वो सब लोग ध्यान रखें, वीडियो पिछले वाले देख लें आप लोग जल्दी से जल्दी। संभवतः 31 तारीख तक आपके जो पिछले वीडियो होंगे वो हटे जाएंगे, इसलिए जो पिछले वाले नोट्स हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने पास रखते जाइएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कल हमने पूछा था केमिस्ट्री के लिए आप लोगों ने कुछ बताया नहीं, इसलिए अभी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है उसे शुरू करना है कि नहीं करना है। तो प्लीज़ जितने भी लोगों ने देखा उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इसे समझ में नहीं आ रहा सहमत हैं आप लोग कि नहीं है। आप लोगों ने कुछ अभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, सिर्फ 2 लोगों ने कहा था कि हाँ सहमत हैं शुरू करने में, बाकी लोगों ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया। तो उस संबंध में भी उत्तर दे दीजिएगा। तो कल हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे और कल हम लोग श्वसन पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।